साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जुलाई को हम लोग आरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और आरक्षण दिवस के रूप में 26 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जुलाई 1902 को सबसे पहले छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू किया था। जब छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू किया तो लागू करने के पीछे का भी मकसद था, लागू करने के पीछे का भी कारण था। वो लागू करने के पीछे का मकसद, लागू करने के पीछे का कारण ये था क्योंकि छत्रपति साहू महाराज जब बहुजनों के हित के लिए कोई आदेश निकालते थे तो बहुजनों के हित के लिए छत्रपति साहू महाराज जो आदेश निकालते थे उस पर अनुपालन ठीक प्रकार से नहीं होता था। अनुपालन जब ठीक प्रकार से नहीं होता था तो छत्रपति साहू महाराज को ऐसा लगता था हम बहुजनों के हित के लिए आदेश निकाल रहे हैं, मगर जो अनुपालन करने वाले जो अधिकारी हैं वो अधिकारी इसका ठीक प्रकार से अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जब इसके बारे में छत्रपति साहू महाराज ने अध्ययन किया, जब इसके बारे में छत्रपति साहू महाराज ने जानकारी निकाली तो चौंकाने वाली जानकारी छत्रपति साहू महाराज के सामने आई कि उनके खुद के ही राज्य में जो कर्मचारी थे, जो महत्वपूर्ण पदों पर थे, वो 71 में से 62 पदों पर ब्राह्मण ही काबिज थे। जब उन्होंने अपने निजी कारोबार के बारे में जानकारी निकाली कि उनके निजी कारोबार में कितने ब्राह्मण और कितने बहुजन कर्मचारी हैं, तो 52 में से 45 ब्राह्मण ही उनके निजी कारोबार में भी थे। ये आंकड़ा जब छत्रपति साहू महाराज को पता चला तो छत्रपति साहू महाराज को ये बात समझ में आई कि हम जो आदेश बहुजनों के हित के लिए कर रहे हैं वो आदेश इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, वो आदेश ठीक प्रकार से लागू क्यों नहीं हो रहा है। तो साहू महाराज को ये बात समझ में आई कि हम तो राजा हैं तो हम आदेश निकाल रहे हैं, मगर जो आदेश का पालन करवाने वाले जो अधिकारी हैं वो ब्राह्मण होने की वजह से वो आदेश का ठीक प्रकार से पालन करवाने का काम नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे जो आदेश हैं वो ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो छत्रपति साहू महाराज को जब ये बात समझ में आई तो छत्रपति साहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को सबसे पहले अपने राज्य में 50% गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू किया है। आरक्षण सबसे पहले छत्रपति साहू महाराज ने लागू किया और साहू महाराज ने बहुजनों को अपने शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देने का काम किया, भागीदारी देने का काम किया, प्रतिनिधित्व देने का काम किया। लेकिन जो आरक्षण की संकल्पना है, जो आरक्षण की विचार आइडिया है, जो आरक्षण का विचार है, वो विचार सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के दिमाग में आया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने 1848 में एक लड़ाई शुरू किया, एक जंग शुरू किया और उस जंग को उन्होंने नाम दिया सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र और अति शूद्र। महाराष्ट्र की भाषा में सेठ जी का मतलब बनिया होता है, भट्ट जी का मतलब ब्राह्मण होता है। तो ज्योतिबा फूले कह रहे थे कि शूद्रों और अति शूद्रों की लड़ाई सेठ जी और भट्ट जी से है, अर्थात ब्राह्मण और बनिया लोगों से है। शूद्र का मतलब ज्योतिबा फूले का पिछड़े वर्ग से था, जिनको ब्राह्मणों ने अछूत सछूत बनाया, जिनका छुआ ब्राह्मण खाता पीता है। और अति शूद्र का मतलब ज्योतिबा फूले का, जिनको ब्राह्मणों ने अछूत बनाया, जो आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको ब्राह्मणों ने अछूत बनाया। तो ज्योतिबा फूले का ये कहना था कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग आज की तारीख में हैं, उन्हें ज्योतिबा फूले ने अति शूद्र कहा, और जो ओबीसी के लोग हैं उन्हें ज्योतिबा फूले ने शूद्र कहा। ये शूद्रों और अति शूद्रों की जो लड़ाई है वो लड़ाई सेठ जी और भट्ट जी से है, अर्थात ब्राह्मणों और बनिया से है।
ब्राह्मण और बनिया से लड़ाई क्यों है, ये बात ज्योतिबा फुले ने क्यों कही? क्योंकि ब्राह्मण और बनिया मिल करके शूद्रों और अति शूद्रों को लूटने का कार्यक्रम करते हैं, उनको गुलाम बनाकर रखने का काम करते हैं। ये बात ज्योतिबा फुले कह रहे हैं। जन्म से लेकर मरने के बाद तक के सारे संस्कार करने का काम ब्राह्मणों के पास में है और वो उसके आधार पर शूद्रों को, अति शूद्रों को लूटने का काम करते हैं। वहीं किसानों को और शूद्रों और अति शूद्रों को आर्थिक रूप से लूटने का काम बनिया लोग करते हैं। तो इसलिए ज्योतिबा फुले कह रहे थे कि ये जो शूद्रों और अति शूद्रों की लड़ाई है, ये सेठ जी बनाम भट्ट जी की लड़ाई है। ज्योतिबा फुले ये भी जानते थे कि इनको शूद्र और अछूत, शूद्र और अति शूद्र बनाने का काम ब्राह्मणों ने ही किया। इसलिए ज्योतिबा फुले के दिमाग में क्लियर आइडिया थी कि जो शूद्रों की और अति शूद्रों की आज दुर्दशा है, उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। ये क्लियर आइडिया ज्योतिबा फुले के दिमाग में थी। इन्हीं लोगों ने शूद्रों और अति शूद्रों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा है। ये क्लियर आइडिया ज्योतिबा फुले के दिमाग में थी और ज्योतिबा फुले शूद्रों और अति शूद्रों को पढ़ाने लिखाने का, उनको संगठित करने का, उनको जागृत करने का कार्यक्रम वो 1848 से चला रहे। और इसीलिए वो कह रहे थे कि बिना विद्या के मति नहीं, बिना मति के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। ये शूद्रों की जो सारी दुर्दशा हुई है, ये जो ब्राह्मणों ने शूद्रों और अति शूद्रों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित रखा, इसकी वजह से सारी की सारी दुर्दशा इनकी हुई है। ये बात ज्योतिबा फुले उस समय कहते थे। जब ज्योतिबा फुले अपने लोगों को जागृत कर रहे थे, ज्योतिबा फुले अपने लोगों को समझा रहे थे, तो ज्योतिबा फुले को एक बात ये पता चला कि जब तक शूद्रों और अति शूद्रों का प्रतिनिधित्व प्रशासन में नहीं होगा, तब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। इनके भी प्रतिनिधि होने चाहिए। इसके लिए 19 अक्टूबर 1982 को सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों से इस बात के लिए मांग किया कि शूद्रों को और अति शूद्रों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ये प्रतिनिधित्व किस आधार पर मिलना चाहिए? तो ज्योतिबा फुले ने कहा ये प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये बात ज्योतिबा फुले ने 1882 में उन्होंने कहा। 19 अक्टूबर 1882 में ये बात ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों से इस बात के लिए मांग की। तो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन जो है वो ज्योतिबा फुले का है। ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अंग्रेजों से आरक्षण की मांग किया, रिजर्वेशन की मांग की। लेकिन आरक्षण के जो जन्मदाता है, आरक्षण को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाले, आरक्षण को सबसे पहले लागू करने वाले जो लोग हैं, जो महापुरुष हैं, वो छत्रपति साहू महाराज हैं। और 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू महाराज ने सबसे पहले अपने राज्य में आरक्षण लागू किया। केवल आरक्षण ही लागू नहीं किया, फ्री शिक्षा भी लागू किया, अनिवार्य शिक्षा भी लागू किया। तमाम जो बहुजनों के विरोध में मान्यताएं थी उसको खत्म करने का काम छत्रपति साहू महाराज ने किया। और लगातार छत्रपति साहू महाराज जो ब्राह्मणों द्वारा शोषण किया जा रहा था बहुजनों को, उन पर रोक लगाने का काम अपने राज्य में छत्रपति साहू महाराज ने करने का काम किया। छत्रपति साहू महाराज को जब इस बात का पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर, जो कि एक अनुसूचित जाति के नौजवान हैं और जिनकी पढ़ाई पैसे के अभाव
भाव में रुक जा रही है, तो छत्रपति साहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पता निकाला और वो पता निकाल करके छत्रपति साहू महाराज खुद बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने के लिए गए। आमतौर पर कोई राजा किसी के पास मिलने के लिए नहीं जाता है, बल्कि राजा के पास लोग मदद मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए आते हैं। लेकिन छत्रपति साहू महाराज ऐसे राजा थे, वो स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर का पता निकालकर बाबा साहब अम्बेडकर का बॉम्बे में जहाँ रहते थे वहाँ गए और वहाँ जा कर के उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और आप अपनी पढ़ाई पूरी करो। बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ाई करके वापस आए तो छत्रपति साहू महाराज ने 1920 में जब मानगांव परिषद लगा तो मानगांव परिषद में छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को नेतृत्व भी प्रदान किया और ये कहा कि आपको आपका मुक्तिदाता, आपको इस ब्राह्मणवादी शोषण से मुक्ति दिलाने वाला मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में मिल गया है। और आने वाले समय में मेरा अंतर्मन ऐसा कहता है कि आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के नेता होंगे। ये बात छत्रपति साहू महाराज ने कही। छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर मिलजुल करके लड़ाई लड़ रहे थे। 1918 में जब साउथ बरो कमीशन आया तो छत्रपति साहू महाराज के कहने पर भास्कर राव जाधव ने ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण की मांग किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए विधिमंडल में आरक्षण की मांग किया। जब ये दोनों मांग उस समय हुई, उस समय बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नेता थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने उस समय अभियान चलाया कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं, तेली, तमोली और कुर्मियों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, जहां कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेंगे। तो जब छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय बाल गंगाधर तिलक विरोध कर रहे थे। आज भी बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि सिलेबस में केवल इतना पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। केवल इतनी बात सिलेबस में पढ़ाई जाती है। तेली, तमोली और कुनबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, ये बात पढ़ाई ही नहीं जाती। जब ये बात पढ़ाई नहीं जाती है तो ये बात लोगों को पता नहीं है, और जब ये बात SC ST OBC समाज के लोगों को नहीं पता है तो SC ST OBC समाज के लोग ऐसा सोचते हैं कि तिलक हम सभी के स्वराज्य की बात कर रहे थे और हमारे लोग तिलक को अपना नेता, अपना मसीहा मानते हैं। जब अगर दोनों बातें पढ़ा दिया जाए, दोनों बातें बता दिया जाए, एक बात कि तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, और दूसरी बात तेली, तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, अगर ये दोनों बात पढ़ाई जाए, दोनों बात बताई जाए तो हमारे लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि जो तिलक थे वो हमारे लोगों के स्वराज्य की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि तिलक अपने लोगों की स्वराज्य की बात कर रहे थे। ये बात हमारे लोगों को पता चल जाएगी। तिलक लगातार विरोध कर रहे थे और साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। जब साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे और साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर की संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ने की वजह से ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था कि साहू महाराज का संरक्षण है और इसकी वजह से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। जो लड़ाई 1848 में ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था, वो लड़ाई छत्रपति साहू महाराज के संरक्षण की वजह से आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए छत्रपति साहू महाराज को 1922 में जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। तो छत्रपति साहू महाराज
ने सबसे पहले अपने राज्य में आरक्षण लागू करने का काम किया, इसलिए छत्रपति साहू महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है। और 26 जुलाई 1902 को उन्होंने आरक्षण दिया, इसलिए हर साल 26 जुलाई को हम लोग आरक्षण दिवस के रूप में 26 जुलाई का दिन आरक्षण दिवस के रूप में मनाने का हम लोग काम करते हैं। जब ये आरक्षण लागू किया गया और तब से लेकर आज तक आरक्षण का लगातार विरोध हो रहा है, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक रहे हो, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी रहे हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, या फिर आज के ब्राह्मण हो, लगातार वो आरक्षण का विरोध करते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आरक्षण है क्या और आरक्षण क्यों दिया गया। सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है। आरक्षण की जरूरत क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। लगातार आरक्षण को लेकर के तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती है। बहुत ज्यादा इस बात पर चर्चा होती है कि गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस प्रकार की लगातार बात होती है, लगातार चर्चा होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमारे महापुरुषों के दिमाग में क्या बात चल रही थी, आरक्षण क्यों हमारे महापुरुष लागू करना चाहते थे, इस बात को जानना समझना जरूरी है। क्या आरक्षण केवल नौकरी का मामला है, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपना संघर्ष किया था, या फिर आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, इससे गरीबी दूर हो जाती है। इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज की तारीख तक जो लोग आरक्षण ले रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर रिजर्वेशन आया क्यों, रिजर्वेशन के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष क्यों किया। क्या केवल हमको नौकरी मिल जाए इसके लिए संघर्ष किया, या आरक्षण केवल गरीबी को दूर करने के लिए, आरक्षण के लिए संघर्ष करने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। जब इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं और इसके बारे में हम अपने महापुरुषों का अध्ययन करते हैं, महापुरुषों के साहित्यों को पढ़ते हैं, तो हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा, रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि जो प्रशासन है उस प्रशासन में हमारे लोगों के प्रतिनिधि होने चाहिए। हमारे लोगों के प्रतिनिधि होंगे तो सत्ता में हमारे लोगों की हिस्सेदारी होगी, और जब सत्ता में हमारे लोगों की हिस्सेदारी होगी तो हम आने वाले समय में शासक वर्ग में रूपांतरित हो जाएंगे। ये जो आरक्षण को देने का पूरा कार्यक्रम था, ये केवल नौकरी मिलने का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल नौकरी पाने का कार्यक्रम नहीं है, ये गरीबी उन्मूलन का भी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का प्राण तत्व प्रतिनिधित्व होता है, और प्रतिनिधित्व हर समाज का होना चाहिए। इसके लिए रिजर्वेशन जरूरी था, क्योंकि ब्राह्मणों ने हर जगह पे कब्जा किया हुआ है। तो ब्राह्मणों ने अगर हर जगह कब्जा किया हुआ है, तो अगर उसमें SC ST OBC के लोगों को आने नहीं देते हैं, तो अगर SC ST OBC के लोगों को लाना है मेन स्ट्रीम में, तो उसके लिए रिजर्वेशन की जरूरत है, रिजर्वेशन की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रख करके ज्योतिबा फूले संघर्ष कर रहे थे, इस बात को ध्यान में रख करके छत्रपति साहू महाराज संघर्ष कर रहे थे, इस बात को ध्यान में रख करके बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष कर रहे थे। क्योंकि 1917 में जब अंग्रेजों ने यह घोषित किया कि भारत में जो शासन चलेगा उसमें अब भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दिया जाएगा, भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित की जाएगी, तो छत्रपति साहू महाराज ने सोचा
कि अंग्रेज कह रहे हैं अब हम भारत के प्रशासन में भारतीय लोगों की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी देंगे, तो आखिर कौन से भारतीय लोगों की अंग्रेज लोग हिस्सेदारी देंगे। ये बात जब छत्रपति साहू महाराज ने सोचा तो छत्रपति साहू महाराज को समझ में आया कि ब्राह्मणों के लोगों को ही ज्यादा हिस्सेदारी, ज्यादा भागीदारी मिलने वाली है प्रशासन में। तो इसलिए चूंकि हर जगह ब्राह्मणों का नियंत्रण है, ब्राह्मणों का कब्जा है, तो इसलिए छत्रपति साहू महाराज ने 1918 में अंग्रेजों को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में छत्रपति साहू महाराज ने अंग्रेजों को लिखा कि ब्राह्मणों का, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यवसाय हो, हर क्षेत्र पर, चाहे वो प्रशासन हो, हर क्षेत्र पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है। ब्राह्मणों ने हर जगह अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ है और वो गैर ब्राह्मणों को आगे आने नहीं देना चाहते। छत्रपति साहू महाराज ने उस लेटर में ये भी लिखा कि जो कांग्रेस के ब्राह्मण हैं वो आप लोगों को ऐसा बताते हैं कि वो संपूर्ण भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ब्राह्मण संपूर्ण भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो गैर ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का अधिकार देने के खिलाफ में है, और यदि कोई अधिकार गैर ब्राह्मणों को मिलता है तो उसका विरोध करने का काम करते हैं। ये बात छत्रपति साहू महाराज ने अपने लेटर में अंग्रेजों को लिखा, और उस लेटर में आगे छत्रपति साहू महाराज ने लिखा कि ब्राह्मणों ने हर क्षेत्र में अपनी किलेबंदी कर लिया है, और अगर इस किलेबंदी को तोड़ना है, अगर इस किलेबंदी को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने के लिए हर समुदाय के लिए पृथक रिजर्वेशन की व्यवस्था किया जाए। ये बात छत्रपति साहू महाराज 1918 में जो अंग्रेजों को पत्र लिखते हैं, उस पत्र में छत्रपति साहू महाराज लिखते हैं। छत्रपति साहू महाराज ये भी लिखते हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में ब्राह्मण लोग ही जीत करके जाते हैं और SC ST OBC के लोग इस स्थिति में नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके, इसलिए इनको रिजर्वेशन देने की जरूरत है, पृथक रिजर्वेशन देने की जरूरत है। छत्रपति साहू महाराज ये बात भी लिखते हैं कि अंग्रेज कहते हैं कि अगर SC OBC के लोग, गैर ब्राह्मण लोग अगर चुनाव जीत करके नहीं आ पाते हैं तो हम उनको नॉमिनेट कर देंगे और नॉमिनेट करके हम उनको भेजेंगे, मगर नॉमिनेट करके जो जाता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उसको अंग्रेजों का पिट्ठू कह करके उसको अपमानित भी किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, उसका मनोबल भी गिराया जाता है, और इसकी वजह से वो ब्राह्मणों का मुकाबला करने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर ब्राह्मणों का मुकाबला करने के लिए वो सक्षम नहीं होगा। इसलिए हर समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया जाए। ये बात छत्रपति साहू महाराज अंग्रेजों को लेटर लिखकर 1918 में कह रहे हैं। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर 1932 के गोलमेज सम्मेलन में यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। 4 मांग बाबा साहब उठाया। पहली मांग उठाया वयस्क मताधिकार। गांधी जी और कांग्रेस के लोग वयस्क मताधिकार के भी विरोध में। दूसरी मांग उठाया जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का। जो बात ज्योतिबा फूले कह रहे थे जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का, जो बात साहू महाराज कह रहे थे, वही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी गोलमेज सम्मेलन में उठाने का काम किया। तीसरी बात उठाया पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और चौथी बात उठाया डबल 2 बार वोट देने का अधिकार का। ये 4 मांगे बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में कर रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में ओबीसी की आवाज उठाने वाला, ओबीसी के रिजर्वेशन की आवाज उठाने वाला कोई आदमी नहीं था। सवाल ये भी पैदा होता है कि 1848 में ज्योतिबा फूले ओबीसी थे, उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया। 1882 में
ज्योतिबा फुले जो ओबीसी के थे, सबसे पहले उन्होंने रिजर्वेशन की मांग किया। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू महाराज पिछड़े वर्ग से थे, ओबीसी थे, उन्होंने रिजर्वेशन को लागू किया। 1918 में छत्रपति साहू महाराज के कहने पर भास्कर राव यादव ने ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की। लेकिन 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस गोलमेज सम्मेलन में ओबीसी की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। उसका कारण था कि 1922 में छत्रपति साहू महाराज की हत्या कर दी गई थी। इसकी वजह से जो ओबीसी समाज था, जो पिछड़ा वर्ग समाज था, वो लीडरलेस हो गया। और लीडरलेस होने की वजह से गांधी और कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लोगों को भड़काने का काम किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपना हिडन एजेंडा नहीं बताया कि जब देश आजाद होगा तो हम उस पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने वाले हैं। ये हिडन एजेंडा ज्योतिबा फुले जानते थे। इसीलिए न्यायमूर्ति गोविंद रनाडे जब ज्योतिबा फुले से मिलने के लिए गए थे तो ज्योतिबा फुले ने उनको कहा था कि तुम ब्राह्मण लोग अगर बकरियां भी चराने का काम करोगे तो ऊंट पे बैठकर बकरियां हाँकने का काम तुम ब्राह्मण लोग करते हो। तो ऊंट पर बैठकर बकरियां हाँकने वाले तुम ब्राह्मण लोग, मतलब गैर बराबरी में यकीन रखने वाले, विश्वास रखने वाले तुम ब्राह्मण लोग, जब अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आएगा, तुम हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करोगे, इस पे मेरा कोई यकीन, कोई विश्वास नहीं है। ये बात छत्रपति साहू महाराज भी ब्राह्मणों का ये हिडन एजेंडा जानते थे। जब तिलक साहू महाराज को मिलने के लिए गए तो साहू महाराज ने तिलक को कहा, तिलक महाराज, आप ब्राह्मण लोग तो हम जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते, कल अंग्रेज चले जाएंगे, आपका राज आ जाएगा, और जब कल आपका राज आ जाएगा तो आप हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे, इसमें मेरा यकीन, मेरा विश्वास नहीं है। तो इसलिए ज्योतिबा फुले ने अपनी लड़ाई अलग रखी थी, इसलिए छत्रपति साहू महाराज ने अपनी लड़ाई अलग रखी थी। वो गैर ब्राह्मणों को, शूद्रों और अति शूद्रों को एकजुट करके ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे। लेकिन छत्रपति साहू महाराज जी के जाने के बाद में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो पिछड़े वर्ग के लोग गुमराह हो गए राष्ट्रवाद के नाम पर कांग्रेस के, और कांग्रेस ने उनको गुमराह किया कि डॉक्टर अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले हमारी मदद करो, देश को आजाद हो जाने दो, उसके बाद ओबीसी का क्या है वो हो जाए, ओबीसी को जो अधिकार चाहिए वो अधिकार मिलेंगे। तो ये जो ओबीसी के लोगों को गुमराह करके कांग्रेस के लोगों ने, गांधी और कांग्रेस ने समर्थन तो ओबीसी का हासिल किया, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में एक भी मुद्दा गांधी और कांग्रेस ने ओबीसी के बारे में नहीं उठाने का काम किया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर को केवल शेड्यूल कास्ट तक सीमित किया गया। पहले तो गांधी जी उनको शेड्यूल कास्ट का भी नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब हजारों खून से लिखे हुए लेटर लंदन पहुंचे तो उसके आधार पर शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को बोलने का मौका मिला, और उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने ये मांग रखी। मगर गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर का भी विरोध किया, और गांधी जी के विरोध के बावजूद में भी बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों के सामने अपनी ये चारों मांगे, वयस्क मताधिकार, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन क्षेत्र और डबल वोटिंग का अधिकार, ये चारों मांग मनवाने में सफल हो गए। लेकिन गांधी जी ने भारत में आकर भी आमरण अनशन किया, और भारत में आकर आमरण अनशन करके पूना पैक्ट किया, और पूना पैक्ट करके जो अधिकार मिले थे उन अधिकारों को प्रभावहीन करने का काम गांधी जी ने किया। तो लगातार ये तिलक विरोध कर रहे थे, गांधी विरोध कर रहे थे, बाद में नेहरू भी विरोध कर रहे थे, लगातार ये ब्राह्मण लोग विरोध कर रहे थे, और हमारे महापुरुष लगातार आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्योंकि आरक्षण का मामला जो था ये प्रतिनिधित्व का मामला था, और जो प्रतिनिधित्व का
मामला है, ये सत्ता में हिस्सेदारी का मामला है। और सत्ता में हिस्सेदारी का जो मामला है वो मामला जिसके ज्यादा प्रतिनिधि होंगे वो शासक बन जाता है। तो ये डायरेक्ट शासक बनने का मामला था। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब भारतीय संविधान लिखने का मौका मिला, भारतीय संविधान लिखने का जब अवसर मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 प्रकार का आरक्षण लागू किया। तीन प्रकार का आरक्षण लागू किया। एक, एजुकेशन में आरक्षण लागू किया। एजुकेशन में आरक्षण लागू करने के पीछे का मकसद ये था कि हजारों साल से जो SC ST OBC के लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया है, और जिसके लिए ज्योतिबा फूले कह रहे थे कि ये जो सारा शूद्रों और अति शूद्रों का सत्यानाश हुआ है, ये अविद्या की वजह से हुआ है, अशिक्षा की वजह से हुआ है। तो इस बात को ज्योतिबा फूले समझ रहे थे, इस बात को छत्रपति साहू महाराज भी समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने राज्य में अनिवार्य शिक्षा, अपने राज्य में फ्री एजुकेशन, अनिवार्य एजुकेशन लागू किया। उन्होंने हॉस्टल हर समाज के लिए बनवाए और हर समाज को उन्होंने शिक्षित करने का काम किया। तो ये जो बात ज्योतिबा फूले समझ रहे थे, जो बात छत्रपति साहू महाराज समझ रहे थे, उसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर भी समझ रहे थे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेशन में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की है कि एजुकेशन में रिजर्वेशन होगा तो हमारे लोग पढ़े लिखेंगे, और जब हमारे लोग पढ़े लिखेंगे तो कुछ लोग नौकरी में जाएंगे और कुछ लोग राजनीति में जाएंगे। तो जो नौकरी में जाएंगे तो उनको नौकरी में जाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। नौकरी में जाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया। नौकरी में जाएंगे तो प्रशासन में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, प्रशासन में हमारे लोगों का नियंत्रण होगा। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हमारे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो शासन में हमारे लोगों का नियंत्रण होगा। और जब प्रशासन और शासन में हमारे लोगों का नियंत्रण होगा तो हमारे लोग शासक बन जाएंगे। शासक क्यों बन जाएंगे? क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है, वयस्क मताधिकार है, और वयस्क मताधिकार में अगर हमारे प्रतिनिधि ज्यादा चुनकर चले गए संसद में, तो हमारे प्रतिनिधि ज्यादा चुनकर जाने की वजह से हम इस देश के शासक वर्ग में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सारा प्लान बना करके रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने किया। तो ये जो रिजर्वेशन का मकसद था, वो रिजर्वेशन का मकसद शासक बनाने का था, ना कि केवल नौकरियों तक सीमित करने का मामला था। और जिन हमारे महापुरुषों ने रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी, उनको रिजर्वेशन का लाभ, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं थी। ज्योतिबा फूले को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं थी, छत्रपति साहू महाराज को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं थी, बाबा साहब अम्बेडकर को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं थी। मगर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई इस बात के लिए लड़ी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो आने वाली जनरेशन का प्रतिनिधित्व, हमारी जो आने वाली जनरेशन का प्रतिनिधित्व शासन और प्रशासन में होना चाहिए, ताकि हमारे लोग आने वाले समय में देश का हुक्मरान बन सके। इस बात को ध्यान में रख करके हमारे महापुरुष रिजर्वेशन के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्योंकि ओबीसी के लोगों का लीडरशिप कांग्रेस ने खत्म कर दिया छत्रपति साहू महाराज के बाद में,
इसकी वजह से गोलमेज सम्मेलन में पिछड़े वर्ग का मुद्दा उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और इसी प्रकार से जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो संविधान सभा में भी चूंकि कांग्रेस ने ओबीसी के लोगों का समर्थन तो लिया, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश की आजादी के नाम पर ओबीसी के लोगों का समर्थन लिया। ओबीसी के लोग ये समझ नहीं पाए, अगर उन्होंने ज्योतिबा फूले को समझा होता, उन्होंने छत्रपति साहू महाराज को समझा होता, तो उनको ये बात समझ में आती कि जो कांग्रेस का एजेंडा है वो कांग्रेस का एजेंडा अंग्रेजों को भगाकर ब्राह्मणों का राज स्थापित करने का है। लेकिन कांग्रेस के ब्राह्मणों ने राष्ट्रवाद के नाम पर, आजादी के आंदोलन के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर ओबीसी के लोगों को गुमराह किया। बदमाश ब्राह्मणों के छुपने का सबसे बड़ा चोला अगर है तो वो देशभक्ति का चोला है, वो राष्ट्रवाद का चोला है। पहले कांग्रेस के ब्राह्मणों ने राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके ओबीसी के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, उनका समर्थन हासिल करने का काम किया और उनका सत्यानाश भी करने का काम किया। आज वही काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी का समर्थन लिया, गोलमेज सम्मेलन में ओबीसी का एक भी मुद्दा नहीं उठा। कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी का समर्थन लिया, संविधान सभा में एक भी टिकट ओबीसी के लोगों को नहीं दिया। संविधान में जब ओबीसी के लिए आर्टिकल लिखा जा रहा था तो कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया। तो कांग्रेस ने ओबीसी का समर्थन देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर लिया और लेने के बाद में ओबीसी के लोगों का ही सत्यानाश करने का काम किया। आज बीजेपी के लोग फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर, नकली राष्ट्रवाद के नाम पर ओबीसी के लोगों का समर्थन ले रहे हैं और समर्थन लेने के बाद ओबीसी का सत्यानाश आज बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस के जो ब्राह्मण हैं और जो बीजेपी के ब्राह्मण हैं, दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। दोनों ब्राह्मण पिछड़े वर्ग, एससी एसटी के लोगों का भला नहीं चाहते, वो सत्यानाश ही करना चाहते हैं और वो लगातार कर रहे हैं। इस बात को ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। जब संविधान सभा में ओबीसी के लोग कम थे तो इसके कारण बाबा साहब अंबेडकर को ही संविधान सभा में भी ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ी और बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 लिखने का काम किया। जब बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए ड्राफ्ट बनाया तो ड्राफ्ट जब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिखाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर थे और बाबा साहब अंबेडकर भी बैरिस्टर थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सवाल किया कि आप जिनके लिए लिख रहे हो अभी उनकी पहचान नहीं हुई है, ये वो पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, अदर बैकवर्ड क्लास कौन है, इनकी अभी पहचान नहीं हुई है। बाबा साहब अंबेडकर भी बैरिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही कि ये ओबीसी कौन है और अभी इनकी पहचान ही नहीं हुई है, तो बाबा साहब अंबेडकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को समझ गए और बात को समझ करके उन्होंने तुरंत ही उन्होंने कहा कि ठीक है, ओबीसी कौन है इसकी पहचान नहीं हुई है, ये तर्कसंगत बात है और इसलिए आर्टिकल 340 में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि संविधान लागू होने के बाद में सरकार एक आयोग का गठन करेगी। आयोग इस बात को तय करेगा कि ओबीसी कौन है और ओबीसी के विकास के लिए आयोग जो रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट को सरकार लागू करने का काम करेगी। ये बात आर्टिकल 340 में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखने का काम किया। बहुत सारे ओबीसी के लोगों को इस बात का पता नहीं है कि जो ओबीसी को आज रिजर्वेशन मिल रहा है वो आर्टिकल 340 की वजह से मिल रहा है।
आर्टिकल 340 बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी। आर्टिकल 340 की वजह से कालेलकर कमीशन बना, आर्टिकल 340 की वजह से मंडल कमीशन बना, और आर्टिकल 340 की वजह से आज ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिल रहा है। और ये लिखने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया। ब्राह्मण ज्यादा ओबीसी के लोगों को इस बात के लिए गुमराह करते रहते हैं कि ओबीसी के लोगों को के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ नहीं किया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर केवल शेड्यूल कास्ट के नेता हैं। बहुत सारे जो ट्रेडिशनल अंबेडकरवादी हैं, वो ट्रेडिशनल अंबेडकरवादी भी इसी बात का प्रचार करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता है, वो दलितों के मसीहा हैं। तो इसकी वजह से एक तो ब्राह्मण बाबा साहब अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट तक सीमित करने की कोशिश कर रहा है, तो ज्योतिबा फूले को, छत्रपति साहू महाराज को ऐतिहासिक रूप से दबाने में ब्राह्मण सफल हो गए हैं। बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को ही छत्रपति साहू महाराज के बारे में पता नहीं, क्योंकि सिलेबस में उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। बाबा साहब अंबेडकर को दबाने में ब्राह्मण सफल नहीं हुए। जब दबाने में सफल नहीं हुए तो उनका दलितकरण कर दिया गया और उनको ये घोषित किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर तो केवल दलितों के नेता हैं, दलितों के मसीहा हैं, केवल दलितों के लिए ही काम किया। इसलिए ओबीसी के लोगों को और तमाम अंबेडकराइट लोगों को और फूले साहू अंबेडकरी मूवमेंट चलाने वाले लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 340 लिखने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे, छत्रपति साहू महाराज को अपना बड़ा मित्र मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। तो जो बातें ज्योतिबा फूले चाहते थे, जो बातें छत्रपति साहू महाराज चाहते थे, वो सारी बातें बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान में लिखने की उन्होंने कोशिश किया और बहुत सारी बातें वो लिखने में सफल भी हुए। एससी एसटी को संविधान में वो आरक्षण देने में सफल हो गए और ओबीसी के लिए उन्होंने आर्टिकल 340 लिखने में वो सफल हो गए कि संविधान लागू होने के बाद सरकार एक आयोग बनाएगी और आयोग जो रिपोर्ट देगा उसको सरकार लागू करने का काम करेगी। लेकिन संविधान लागू होने के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक लंबा समय बीत जाने के बावजूद में भी ओबीसी के लिए आयोग बनाने का काम नहीं किया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओबीसी के लिए आयोग बनाने का काम नहीं किया, और आयोग बनाने का काम क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाने का काम था, उसके पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो नेहरू ने आश्वासन यह दिया था कि हम ओबीसी के लोगों को भी हिस्सा देंगे। लेकिन जब विभाजन हो गया तो मुसलमानों से ओबीसी के लोगों को लड़ाने का काम खत्म हो गया। ओबीसी को अंग्रेज चले गए, तो जो अंग्रेजों से लड़ाने का काम था वो भी खत्म हो गया, मुसलमानों से लड़ाने का काम भी खत्म हो गया। और सरदार पटेल जो जिनके समर्थन में बहुमत था, उनको प्रधानमंत्री ना बना करके कांग्रेस ने अपने लक्ष्य के मुताबिक कि आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा कराना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को बखूबी समझ रहे थे कि अभी ओबीसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओबीसी के लोगों को अभी मुसलमानों से भी लड़ाने के लिए जरूरत नहीं है। अंग्रेजों से पिछड़े वर्ग के लोग लड़े तो अंग्रेज चले गए। अब जब अंग्रेज नहीं है और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन गया, तो अभी ओबीसी के लोगों की, ब्राह्मणों को कोई जरूरत नहीं है लड़ाने भिड़ाने के लिए। तो इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, ओबीसी को आयोग बनाने की ओबीसी के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए नेहरू आयोग नहीं बना रहे। ओबीसी की जाति आधारित गिनती को भी रोकने का काम जो अंग्रेज करते थे, नेहरू ने बंद करने का काम किया। जब नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे तो इससे बाबा साहब अंबेडकर बहुत दुखी थे। बाबा साहब अंबेडकर बहुत नाराज थे कि संविधान में आर्टिकल 340 इस बात के लिए लिखा गया कि सरकार ओबीसी के लिए आयोग बनाएगी। जब बाबा साहब अंबेडकर आर्टिकल 340 लिख रहे थे और उसकी ड्राफ्टिंग किया कि सरकार ओबीसी के लिए आयोग बनाएगी, मतलब कंपल्सरी बनाए,
और उसकी रिपोर्ट को लागू करेगी, तब ही कांग्रेसियों के दिमाग में धोखेबाजी ब्राह्मणों के दिमाग में आ गई। और उस धोखेबाजी के लिए ब्राह्मणों ने कांग्रेसियों ने ये सवाल खड़ा किया कि सरकार ओबीसी के लिए आयोग बनाएगी, ये बात ना लिखा जाए, आयोग बना सकती है ये बात लिखा जाए, आयोग की रिपोर्ट लागू कर सकती है ये बात लिखा जाए। और इसके लिए वोटिंग हुई संविधान सभा में, चूंकि कांग्रेसियों का बहुमत था, इसलिए ये मुद्दा पास हुआ कि सरकार ओबीसी के लिए आयोग बना सकती है, रिपोर्ट लागू कर सकती है। मतलब कंपलसरी नहीं है, सरकार की दया दृष्टि पर है, सरकार की मर्जी पर है कि वो बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है। इसके पीछे का मकसद ये था कि ओबीसी के लिए, ओबीसी के रिजर्वेशन को लिंगरान किया जाए, उसको टाला जाए और उनको उनके हक अधिकारों से वंचित रखा जाए। ये ब्राह्मणों की बड़ी साजिश थी और उस साजिश पर नेहरू अमल कर रहे थे। ओबीसी के लिए आयोग नेहरू नहीं बना रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर इससे बहुत नाराज हुए और नाराज होकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो अपने इस्तीफा पत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि नेहरू ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इससे मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं और मैं दुखी होकर के ये अपना त्याग पत्र दे रहा। ओबीसी के बहुत सारे नेता तब से हुए, बहुत सारे सांसद हुए, बहुत सारे मंत्री हुए, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, कुछ लोग प्रधानमंत्री भी हुए और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी अपने को ओबीसी कहते हैं। तो ओबीसी के बहुत बड़े बड़े नेता हुए, मगर ओबीसी की गिनती आजाद भारत में आज तक नहीं। 52% ओबीसी को आज तक संख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिला। ओबीसी को रिजर्वेशन प्रमोशन आज तक नहीं मिला। किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता ने इस बात के लिए इस्तीफा नहीं दिया कि सरकार ओबीसी के लिए काम नहीं कर रही है, इसलिए हम इस्तीफा दे देंगे। ऐसा कोई नेता, कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े वर्ग के लिए नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे, इसके लिए इस्तीफा दिया। ये बात भी पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं पता है और तमाम ट्रेडिशनल अम्बेडकरवादियों को भी ये बात नहीं पता है और इसकी वजह से वो केवल ये कहते रहते पिछड़े वर्ग के लोग बाबा साहब को मानते नहीं, पिछड़े वर्ग के लोग समझते नहीं, पिछड़े वर्ग के लोग जानते नहीं। ये बात सही है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों तक इंफॉर्मेशन ही नहीं। फूले साहू को दबा दिया गया इतिहास में और बाबा साहब अम्बेडकर को वो दबा नहीं पाए तो उनका दलितकरण कर दिया गया। इसलिए ये जो तमाम बातें हैं ये ओबीसी के लोगों तक नहीं पहुंचे। और जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर तमाम तथाकथित आंदोलन चलाने वाले, मूवमेंट चलाने वाले, अपने को तथाकथित अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग हैं, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर को केवल दलितों तक सिमटा करके, केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों तक सीमित करके दलितों के मसीहा के रूप में स्थापित करने का काम करते रहे हैं। इसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों में बड़े पैमाने पर यह जागृति नहीं पहुंची। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इस्तीफा देने का काम किया, पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए इस्तीफा देने का काम किया और इसकी वजह से नेहरू दबाव में आए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को जगाने का काम करने लगे, पिछड़े वर्ग के लोगों को लगातार जागृत करने का काम करने लगे और उनकी रैलियां, उनके कार्यक्रम करने लगे और लगातार वो पिछड़े वर्ग के लिए आयोग बने, इसके लिए वो काम करने लगे। तो इससे पिछड़े वर्ग के लोगों में बड़े पैमाने पर जागृति आना शुरू हो गई। जो पिछड़ा वर्ग संघ था, पिछड़ा वर्ग संघ के
राष्ट्रीय महासचिव जो आरएल चंदापुरी थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पटना में बुलाया। पटना में बाबा साहब अम्बेडकर की रैली रखी और उस रैली को रोकने के लिए नेहरू ने आरएल चंदापुरी के पास में अपना एक आदमी भेजा और कहा कि आपको नेहरू जी ने बुलाया है। आरएल चंदापुरी ने कहा मैं रैली कर रहा हूं, मैं नहीं आ सकता। तो नेहरू जी ने अपने आदमी को कहा पूछो रैली करने के बाद आएंगे। तो चंदापुरी जी ने कहा ना अब आऊंगा ना तब आऊंगा। समझ में आ गई कि आरएल चंदापुरी को अम्बेडकर से तोड़ना आसान काम नहीं। पंजाब राव देशमुख जो बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको भी संपर्क किया था और उनको कहा था कि आप और हम मिलकर, मतलब बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लोग मिलकर एक पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का अध्यक्ष आपको बनाते हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हम रहेंगे और दोनों लोग मिल करके पार्टी चलाते हैं। लेकिन जब नेहरू को यह बात पता चली तो नेहरू ने पंजाब राव देशमुख को मंत्री बना दिया था और बाबा साहब अम्बेडकर से अलग कर दिया था। लेकिन आरएल चंदापुरी को नेहरू ने सोचा इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए जगजीवन राम का इस्तेमाल करके भोला पासवान शास्त्री के माध्यम से उस रैली के ऊपर पत्थर फेंकवाए गए। उस रैली को विफल करवाने की कोशिश की गई। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों में जागृत करने का काम कर रहे थे, पिछड़े वर्ग के लोगों को की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, इससे नेहरू बहुत ज्यादा दबाव में आ गए। 29 जनवरी 1953 में दबाव में आकर के नेहरू ने कालेलकर कमीशन का गठन किया और जब कालेलकर कमीशन का गठन किया तो कालेलकर कमीशन के गठन करने में भी नेहरू ने धोखेबाजी की और उस धोखेबाजी में नेहरू ने क्या किया कि कमीशन तो पिछड़े वर्ग के लिए गठित हो रहा था, मगर उसका चेयरमैन एक काका कालेलकर नाम के ब्राह्मण को बनाया और उनकी अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। और चूंकि उसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे, इसलिए उसको काका कालेलकर आयोग कहा जाता है। 30 मार्च 1956 को काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1957 में चुनाव था। नेहरू को पता था कि डॉक्टर अंबेडकर पिछड़े वर्ग के लिए कमीशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो पिछड़े वर्ग के लिए जो काका कालेलकर कमीशन है उसको लागू किया जाए, इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साजिश के तहत 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हो गई और बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या होने की वजह से जो बाबा साहब अम्बेडकर का ओबीसी को रिजर्वेशन देने का काम अधूरा बचा हुआ था, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो काम अधूरा रह गया। और बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ तो पिछड़े वर्ग के लोगों का हुआ, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रिजर्वेशन देने में सफल हो गए थे, मगर ओबीसी के लोगों के रिजर्वेशन के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर 10 साल और जीवित होते तो 92 तक ओबीसी के लोगों को मंडल कमीशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर छत्रपति साहू महाराज 10 वर्ष और जीवित होते 22 के बाद 32 तक, और गोलमेज सम्मेलन में अगर छत्रपति साहू महाराज होते तो ओबीसी को 92 तक इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन छत्रपति साहू महाराज की 1922 में हत्या हो गई, बाबा साहब अम्बेडकर की 1956 में हत्या हो गई। तो इसकी वजह से ओबीसी के लोगों को जो हक अधिकार पहले मिल जाना चाहिए था, वो हक अधिकार मिलने में बहुत ज्यादा देरी हुई। और लगातार इस मामले को कांग्रेस और जो ब्राह्मण लोग थे, वो ब्राह्मण लोग लगातार इस मामले को, ओबीसी के आरक्षण को टालते रहे। वो टालते इसलिए रहे कि उनको पता था कि अभी तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को ही आरक्षण, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण से ही ब्राह्मण बहुत ज्यादा परेशान थे। उनको पता था अगर ओबीसी को भी आरक्षण मिल गया तो ओबीसी एससी एसटी के लोग
इकट्ठा होंगे इनका ध्रुवीकरण होगा, और जब ओबीसी एससी एसटी के लोग इकट्ठा होंगे इनका ध्रुवीकरण होगा, तो जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो भी इनके साथ में खड़े हो जाएंगे, और अगर वो भी इनके साथ में खड़े हो जाएंगे तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण होगा। और यदि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण हो गया तो जो ब्राह्मणों का एक छत्र राज कायम करने की बात हम लोग कर रहे हैं, जो ब्राह्मणों का कब्जा करवा रहे हैं हम लोग, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका मीडिया पर हर जगह, ये कब्जा हो नहीं सकता है। तो इसलिए ब्राह्मण वो एससी एसटी के रिजर्वेशन से ही पहले बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए ओबीसी को वो किसी भी स्थिति में रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे, और ना मिले इसके लिए वो पूरी ताकत लगाने का काम कर रहे थे। इसलिए तिलक विरोध कर रहे थे, इसलिए गांधी विरोध कर रहे थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी विरोध कर रहे थे। और उन्होंने कालेलकर कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दिया तो रिपोर्ट देने के बाद में नेहरू ने कालेलकर को बुलाया और बुला करके डांटने का काम किया, और डांटने, और इतना डांटा कि डांटने के बाद में कालेलकर से ही जो रिपोर्ट कालेलकर ने दिया था उसके ही विरोध में उन्होंने लेटर लिखवाया, और उस लेटर में कालेलकर से लिखवाया कि जब मैं आयोग की रिपोर्ट लिख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रिपोर्ट ओबीसी के हित में है, पिछड़े वर्गों के फायदे में है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे ओबीसी के लोगों का भला नहीं होगा। और इसी को आधार बनाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था काका कालेलकर का, उसको कचड़े के डब्बे में डाल दिया कि जिस आयोग की रिपोर्ट से उसका अध्यक्ष ही सहमत नहीं है, उस पर चर्चा नहीं किया जा सकता, उसको लागू नहीं किया जा सकता, और उसको कचड़े के डब्बे में डालने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करने का काम किया। ये लड़ाई लगातार चलती रही, मगर जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम काका कालेलकर कमीशन को लागू करें। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई भी काका कालेलकर कमीशन को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस के ब्राह्मण भी काका कालेलकर कमीशन को लागू करने के पक्ष में नहीं थे, और जनता पार्टी के ब्राह्मण भी काका कालेलकर को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। मोरारजी देसाई भी काका कालेलकर कमीशन को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट थी इसमें बैकवर्डों के सहयोग से ये गवर्नमेंट बनी थी और कांग्रेस के विरोध में ये गवर्नमेंट बनी थी, तो इसलिए बैकवर्डों ने बहुत बड़े पैमाने पर दबाव बनाया। राम अवधेश सिंह जी जो सांसद थे जनता पार्टी से ही, उन्होंने अपनी ही सरकार के विरोध में आवाज उठाई और उन्होंने मोरारजी देसाई को कहा कि आपने तो घोषणा पत्र में लिखा था कि हम काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, मगर आपने तो लागू नहीं किया। आपने लागू करने के लिए घोषित नहीं किया। तो मोरारजी देसाई ने जवाब दिया राम अवधेश सिंह को कि हर घोषणा, हर वादे लागू करने के लिए नहीं होते। तो राम अवधेश सिंह ने उसी दिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जवाब दिया कि महोदय, अगर यही बात आप ब्रिटेन की संसद में कहते तो आपके ऊपर सड़े अंडे फेंके जाते। और राम अवधेश सिंह ने कहा कि जब तक आप कालेलकर कमीशन को लागू नहीं करोगे तब तक हम जो है चुप बैठने वाले नहीं हैं और इसके विरोध में आंदोलन करें, आपके विरोध में आंदोलन करें। तो जब ये काफी दबाव बनने लगा तो मोरारजी देसाई ज्यादा परेशान हुए और ज्यादा परेशान होने की वजह से उन्होंने सोचा कि अब इसका रास्ता क्या निकाला जाए, इसको टाला कैसे जाए, इसको लिंगरान कैसे किया जाए। तो इसको टालने के लिए मोरारजी देसाई ने ये कहा कि ये जो काका कालेलकर कमीशन है अब ये काफी पुराना हो चुका है, इसलिए पिछड़े वर्ग के लिए नए आयोग की जरूरत है। और इस बात को कहकर उन्होंने
1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन बनाया। बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनाया गया। 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन बना। 31 जनवरी 1980 को मंडल कमीशन ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कांग्रेस की सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया, मंडल को लागू नहीं किया। जब फिर जनता पार्टी की सरकार आई तो बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, और जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोगों का ऐसा मानना है कि बीपी सिंह ने मंडल लागू किया इसलिए बीपी सिंह हमारे मसीहा हैं, ऐसा बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोगों का मानना है। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को उस समय की स्थिति का आकलन नहीं है। उस समय स्थिति क्या थी? देवीलाल उस समय नेता थे। देवीलाल ने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और बीपी सिंह ने मंडल लागू करने वाली समिति का चेयरमैन बीपी सिंह को बनाया। बीपी सिंह जाट थे। बीपी सिंह ने मंडल लागू करने वाली समिति का चेयरमैन देवीलाल को बनाया। देवीलाल जाट थे और जाट मंडल कमीशन में शामिल नहीं थे। बीपी सिंह ने यह सोचा कि देवीलाल को ही उलझा देते हैं। देवीलाल उलझ जाएंगे कि जाट जब मंडल में शामिल नहीं है, अगर देवीलाल जाट मंडल लागू करेंगे तो जाट नाराज हो जाएंगे। अगर देवीलाल मंडल नहीं लागू करेंगे तो ओबीसी नाराज हो जाएगा और मैं बचा रहूंगा, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं आएगा। ये बीपी सिंह ने ये चालाकी किया। इस चालाकी को काशीराम जी ने समझा और काशीराम जी ने देवीलाल जी को कहा। तो देवीलाल जी ने अपने को अलग कर लिया और जब देवीलाल जी ने अपने को अलग कर लिया तो जो पिछड़े वर्ग के तमाम सांसद थे जो मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने बीपी सिंह को कहा कि हमारे नेता तो देवीलाल है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सरकार बची रहे तो बची रहने के लिए आपको क्या करना होगा? बची रहने के लिए आपको मंडल लागू होना करना पड़ेगा, नहीं तो हम देवीलाल के साथ में चले जाएंगे। इसलिए सरकार बचाने के लिए मजबूर होकर बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। लेकिन अगर बीपी सिंह मंडल लागू करने के लिए ईमानदार होते तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उन सभी सिफारिशों को बीपी सिंह लागू करने का काम करते। लेकिन चूंकि बीपी सिंह ईमानदार नहीं थे मंडल लागू करने के प्रति, बल्कि उन्होंने केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मंडल लागू किया, इसलिए उन्होंने जो मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं उसमें से केवल एक सिफारिश लागू किया कि ओबीसी को 27% आरक्षण नौकरियों में मिलेगा। केवल एक सिफारिश लागू किया। एजुकेशन में रिजर्वेशन का भी नहीं लागू किया और जो बहुत सारी सिफारिशें हैं उसको भी लागू नहीं किया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी लागू नहीं किया और बहुत सारी जो दूसरी सिफारिशें हैं उसको भी लागू नहीं किया। अब पहले पढ़ाई होगी उसके बाद नौकरी मिलेगी। एजुकेशन में लागू नहीं किया और नौकरी में लागू किया, तो ये ओबीसी के साथ में धोखेबाजी थी, मगर ओबीसी के लोगों को ये जानकारी नहीं है। बीपी सिंह ने मंडल की केवल एक सिफारिश लागू किया। सारे ब्राह्मण मिलकर मंडल कमीशन को खींच करके सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए। 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। 13 अगस्त 1990 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन पर रोक लगा दी। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पैसा लेकर के भी कोई ब्राह्मण मंडल कमीशन की केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने जेठमलानी को
कहा, जो कि क्रिमिनल एक्सपर्ट थे, उनको कहा कि आप ही लड़ाई लड़ो, आप ही मंडल की केस लड़ो। जब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो जेठमलानी ने वो केस लड़ा और 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया। जब 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया तो 50% की क्राइटेरिया के साथ में क्रीमी लेयर भी है। ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो गई। 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला है और 27% आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 92 में यह कहा कि जिस ओबीसी की इनकम 1 लाख रुपए सालाना है उसके बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और जिस ओबीसी की इनकम 1 लाख रुपए से कम है उसके बच्चे को रिजर्वेशन के दायरे में तो रखा जाएगा, लेकिन महंगी एजुकेशन में जिस ओबीसी की क्षमता 1 लाख रुपए की नहीं है वो अपने बच्चे को एजुकेशन की पढ़ाई, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दिला सकता, तो वो रिजर्वेशन से अपने आप ही वंचित हो जाएगा। जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ा ही नहीं सकता उसका बच्चा रिजर्वेशन ले नहीं सकता। तो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया नहीं गया, बल्कि रिजर्वेशन देने का केवल एहसास कराया गया और ओबीसी को ऊपर से भी रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, नीचे से भी रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। तो ये जो बड़ी धोखेबाजी ओबीसी के साथ में हुई, इस धोखेबाजी को ओबीसी के लोग समझते और इसके विरोध में खड़े होते तो इसके लिए संघ परिवार ने और बीजेपी आरएसएस ने मिल करके इसके विरोध में कमंडल की लड़ाई को शुरू किया और इस लड़ाई में कांग्रेस, इस षड्यंत्र में कांग्रेस भी शामिल थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने का काम कांग्रेस ने किया, बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस तो लगातार इस बात के लिए, चूंकि कांग्रेस की सरकारें थी तो कांग्रेस लगातार इस बात के लिए लगी थी कि ओबीसी को रिजर्वेशन ना मिले, इसलिए नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे, इसलिए नेहरू ने कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया, इंदिरा गांधी ने लागू नहीं किया, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। और जब राजीव गांधी जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो राजीव गांधी ने उसका विरोध करने का काम किया। तो कांग्रेस के लोग लगातार ओबीसी को आरक्षण ना मिले इसको सबोटेज करने के काम में लगे हुए थे। और जब कोर्ट में से ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो गई, चूंकि आर्थिक क्राइटेरिया संविधान में कहीं नहीं है, मगर कोर्ट ने आर्थिक क्राइटेरिया लगाया, क्रीमी लेयर लगाया, ये जो धोखेबाजी हो गई, इस धोखेबाजी को ओबीसी के लोग ना समझे, इसलिए कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी और तमाम ब्राह्मणवादी संगठनों ने मिलकर और मीडिया ने मिलकर के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का आंदोलन खड़ा किया और इसमें ओबीसी के लोगों को बड़े पैमाने पर गुमराह करके इस आंदोलन में शामिल करने का काम किया गया और मंडल कमीशन की लड़ाई को दबा दिया गया। मंडल कमीशन में जो ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई थी उस धोखेबाजी को दबा दिया गया। ओबीसी के लोग इसको समझ नहीं पाए और वो मंडल की लड़ाई में शामिल हो गए। तमाम बड़े नेताओं को, तमाम ओबीसी के बड़े नेताओं को उसमें शामिल किया गया। उस समय बड़ा नेता बना दिया गया विनय कटियार को, प्रवीण तोगड़िया को, कल्याण सिंह को, आज इनका कोई पता नहीं है कहाँ है, उमा भारती को। मंदिर गिराने के समय में इनको नेता बनाया गया, चूंकि ओबीसी का मंडल कमीशन था, इसलिए ओबीसी के मंडल कमीशन को काउंटर करने के लिए
ओबीसी के ही नेताओं को आगे किया गया और ओबीसी के आरक्षण के साथ में धोखेबाजी हो गई और वो धोखेबाजी आज तक चल रही। आज भी मंडल कमीशन की केवल 2 सिफारिशें लागू। बीपी सिंह ने एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं दिया, बाद में अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया, लेकिन जब एजुकेशन इतनी महंगी हो गई कि ओबीसी के लोग इस स्थिति में ही नहीं रह गए कि वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन दिला सके, तो जाकर के ये दिया गया। 2 सिफारिशें अभी तक मंडल की लागू हुई, बाकी कोई सिफारिश अभी तक लागू नहीं की गई। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने नीट का एग्जाम शुरू किया, नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं, नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं। तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन भी नहीं। मध्य प्रदेश में 14% है, राजस्थान में 21% है, झारखंड में 14% है, छत्तीसगढ़ में 14% है, उत्तराखंड में 14% है, जम्मू में रिजर्वेशन ही नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति ये है कि ओबीसी को रिजर्वेशन लागू कम किया गया, ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ में खिलवाड़ ज्यादा किया गया और ओबीसी के रिजर्वेशन को पूरी तरीके से प्रभावहीन करने का काम किया गया। केवल ओबीसी के ही रिजर्वेशन को प्रभावहीन करने का काम नहीं किया गया, बल्कि एससी एसटी के रिजर्वेशन को भी प्रभावहीन करने का काम किया गया। और जो 3 प्रकार का रिजर्वेशन दिया हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़के, उन तीनों प्रकार के रिजर्वेशन को काउंटर करने का काम किया गया। पहला रिजर्वेशन जो राजनैतिक आरक्षण था, राजनैतिक आरक्षण को गांधी ने पूना पैक्ट के माध्यम से 1932 में ही काउंटर कर दिया और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को यह बात कहनी पड़ी कि जो आरक्षित सीटों से चुनकर जाते हैं वो टूल हैं, स्टूल हैं, एजेंट हैं, देहाती भाषा में कहा जाए तो चमचे हैं, दलाल हैं, भड़ुए हैं। तो ये बात बाबा साहब अम्बेडकर को कहनी पड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ये जो आरक्षित सीट से चुनाव जीत करके जा रहे हैं, ये शासक जातियों के गुलाम हैं, पार्टियों के गुलाम हैं और ये अपने मालिक की मर्जी के बगैर ये मुंह भी नहीं खोलते। आज ओबीसी के भी बहुत सारे सांसद विधायक जीत करके पार्लियामेंट में जा रहे हैं। तो विधायकों को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बनाया गया, बीप का सिस्टम, सांसदों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पार्टियों ने सोचा कि ओबीसी के अंदर, एससी एसटी के अंदर जागृति बढ़ रही और अगर जागृति बढ़ रही है तो इस जागृति का उपयोग ओबीसी एससी एसटी के सांसद अपने हित के लिए आवाज उठाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए पार्लियामेंट में कर सकते हैं। क्योंकि जागृति बढ़ रही है तो मजबूरी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को टिकट देना। अगर इनको टिकट नहीं देंगे तो इनका समाज वोट नहीं देगा, तो ब्राह्मणों की पार्टी चुनाव जीत कर नहीं आएगी। ब्राह्मणों की पार्टी को चुनाव जिता कर लाना है तो शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को टिकट देना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग तो पहले से ही पूना पैक्ट के गुलाम हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन से, और जो ओबीसी के लोग चुनाव जीत कर जाते थे, ये ओबीसी के लोग भी कहीं विद्रोह ना कर दें, तो इनको विद्रोह करने से रोकने के लिए, जैसे लगातार तमाम राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी से लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोध करने से रोकने के लिए बीप का सिस्टम बनाया, दल बदल कानून बनाया कि पार्टी के लाइन पर ही आपको बात रखना है, पार्टी जो लाइन तय करेगी उस पर ही आपको समर्थन करना है, आप विरोध नहीं कर सकते, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को भी गुलाम बना लिया गया, उनकी ही अभिव्यक्ति की आजादी खत्म, उनकी ही अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी गई, उनको ही गुलाम बना लिया गया। तो ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, तो इससे तो चूंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र और डबल वोटिंग को गांधी ने खत्म करवा दिया था, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट में से जो जीत करके जाते थे वो चूंकि उच्च जातियों के रहमो करम पर जीत करके जाते हैं, तो इसलिए वो तो पहले से ही पार्टी गुलाम थे, और जो ओबीसी के लोग जीत करके जाने लगे वो भी
उनको भी गुलाम बनाने के लिए दल बदल कानून और बी का सिस्टम लाया गया और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था इसको प्रभावहीन पूरी तरीके से कर दिया गया। दूसरा जो एजुकेशन में रिजर्वेशन है, एजुकेशन में रिजर्वेशन को भी प्रभावहीन कर दिया गया। आज के समय में जो स्थिति है, प्राइमरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट के प्राइमरी कॉलेज हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब। बच्चा कक्षा 8 पास कर लेता है, अपना नाम ठीक प्रकार से लिखने की स्थिति में नहीं। कक्षा 8 पास कर लेता है, अपना नाम ठीक प्रकार से लिखने की स्थिति में नहीं है। वो सरकारी स्कूल में उसको वजीफा मिलता है, ड्रेस मिलता है, खिचड़ी भी मिलती है, खाना भी मिलता है, लेकिन शिक्षा के नाम पर जिस चीज के लिए वो जाता है वो नहीं मिलता है। मतलब गुणवत्ता विहीन शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में कर दी गई। और क्यों कर दी गई? इसलिए कर दी गई क्योंकि ब्राह्मणों ने दोहरा एजुकेशन सिस्टम निर्माण कर लिया। एक तरफ कॉन्वेंट है, नर्सरी है, प्राइवेट स्कूल है। जो कॉन्वेंट नर्सरी प्राइवेट स्कूल है उसमें पैसे वालों के बच्चे जाते हैं, उच्च जातियों के बच्चे जाते हैं। SC ST OBC के बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में 99% से ज्यादा बच्चे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के। तो पहले ही इनकी जड़ ही कमजोर कर दी जा रही है कि इनको जो एजुकेशन है, RTE जो लागू किया गया, राइट टू एजुकेशन, ये एजुकेशन का अधिकार देने का नहीं, एजुकेशन का अधिकार खत्म करने का मामला है। और इसके तहत जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको चौपट कर दिया गया। जब प्राइमरी एजुकेशन चौपट हो गई तो हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन लेने की स्थिति में ही हमारे एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कुछ लोग जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ाने की स्थिति में है, वो भी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने बच्चे को लाखों रुपए खर्च करके हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन दिलवा सकें, वो भी इस स्थिति में नहीं है। तो हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन को चौपट कर दिया गया, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन को इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया कि इससे जो स्थिति बन गई, वो जो रिजर्वेशन मिला एजुकेशन में, उस रिजर्वेशन को भी प्रभावहीन कर दिया गया, उस रिजर्वेशन को भी चौपट कर दिया गया। तीसरा जो नौकरियों में रिजर्वेशन है, नौकरियों के रिजर्वेशन का जो आज की तारीख में मामला है, आज की तारीख में जो स्थिति है, कई प्रकार से नौकरियों के रिजर्वेशन को काउंटर किया जा रहा है। OBC के रिजर्वेशन को तो क्रीमी लेयर के आधार पर ही काउंटर कर दिया गया और इसकी वजह से OBC को कोई खास फायदा नहीं हुआ। 2% ही मंडल लागू से होने से पहले और लागू होने के बाद में केवल 2% का ही फायदा हुआ। OBC को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि OBC के रिजर्वेशन को क्रीमी लेयर के आधार पर 0 कर दिया गया। दूसरा, निजीकरण बहुत 92 में मंडल कमीशन का फैसला आया, 90 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू हो गई और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण में जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर हैं, उन सारे सेक्टर को पूंजीपतियों को औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है, उनको प्राइवेट किया जा रहा है। रिजर्वेशन स्टेट में है, रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है। और जो रिजर्वेशन पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में है, जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जा रहा है। तीसरा एक मुद्दा है कि लगातार आरक्षण को लेकर के विवाद पैदा किया जा रहा है। आरक्षण को ठीक प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट ना तो कांग्रेस ने बनाया, ना तो आज तक बीजेपी ने बनाया। इसलिए जिसकी मर्जी है वो लागू करे, जिसकी मर्जी नहीं वो लागू ना करे। तो लागू करने वाले ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के लोग हैं, इसलिए वो रिजर्वेशन को लागू नहीं करते हैं। लागू ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो रिजर्वेशन की केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाती है। और जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केसेस जा रही है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितनी बार केसेस जाती है, चाहे ब्राह्मण लोग केस लेके जाएं या हमारे लोग केस लेकर के जाएं,
फैसला हमारे ही विरोध में आता। फैसला जब से रिजर्वेशन लागू हुआ 1950 के बाद से 1951 से ही यह सिलसिला चालू हो गया है। लगातार फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिजर्वेशन को काउंटर करने के लिए लगातार फैसले आ रहे हैं, और वो फैसले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है, और वहां जो जज बैठे हैं वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। वो पहले अपने को ब्राह्मण मानते हैं, जज बाद में मानते हैं, और इसकी वजह से वो सारे फैसले SC ST OBC के रिजर्वेशन के विरोध में दे रहे हैं। लगातार रिजर्वेशन को अनेक प्रकार से काउंटर करने के अनेक बारीक नियम जो OBC SC ST को आज तक समझ में भी नहीं आते, ऐसे तमाम बारीक नियम बना करके OBC SC ST के रिजर्वेशन को केवल कागज तक रखने की स्कीम बनाई जा रही है। एक बार एक बीजेपी के नेता ने एक बयान दिया था कि हम रिजर्वेशन को इस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं कि रिजर्वेशन का होना और ना होना दोनों बराबर हो जाए। तो मुझे लगता है आज की तारीख में रिजर्वेशन को उस स्थिति तक लगभग पहुंचा दिया गया है। निजीकरण के साथ साथ एक नया तरीका आउटसोर्सिंग का निकाला। जिन डिपार्टमेंटों का निजीकरण नहीं हुआ है उनके अंदर भी सरकारी नियुक्तियां नहीं होगी, उनके अंदर भी NGO के माध्यम से नियुक्तियां होंगी, और कम सैलरी में हायर और फायर की नीति पर नियुक्तियां की जा रही है। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन को लगातार काउंटर किया जा रहा है, रिजर्वेशन को लगातार प्रभावहीन किया जा रहा है, और रिजर्वेशन प्रभावहीन लगभग हो चुका है। OBC को पहले क्रीमी लेयर लगाया गया, अभी सरकार तैयारी कर रही है कि क्रीमी लेयर में सैलरी का इनकम और खेती का इनकम भी जोड़ा जाएगा। तो पूरी तरीके से SC ST OBC को अधिकार वंचित करने के लिए और रिजर्वेशन को कागज पर रखा जाए, क्योंकि रिजर्वेशन को अगर कागज से खत्म किया जाएगा तो देश में बवाल हो जाएगा। SC ST OBC के लोग रिजर्वेशन के लिए सड़कों पर आ जाएंगे और वो ब्राह्मणों की पार्टियों के विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ब्राह्मण ये रिस्क नहीं लेना चाहते, ना कांग्रेस ना बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, बल्कि वो केवल वो रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, मगर रिजर्वेशन कागज पर संविधान में रिजर्वेशन लिखा रहेगा, लेकिन वो ऐसी प्रक्रिया अपना रहे हैं कि उस प्रक्रिया के आधार पर रिजर्वेशन लगभग खत्म हो चुका है, लगभग खत्म होने की स्थिति में है। इस बात को भी हम लोगों को आज की तारीख में जो स्थिति है, इस स्थिति को हम लोगों को समझने की जरूरत है। रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन मिले अगर 1950 से ही माना जाए तो 68 साल लगभग SC ST को रिजर्वेशन लागू हुए हो गए, OBC को 27 साल रिजर्वेशन लागू हुए हो गए। आज भी ना तो शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा हुआ, ना शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा हुआ, ना OBC का कोटा पूरा हुआ, और 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर आज भी ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों का कब्जा है। सभी महत्वपूर्ण पदों पर, चाहे वो राष्ट्रपति सचिवालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो, हर जगह सभी महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों का कब्जा है। और आजकल डायरेक्ट सचिवों की नियुक्ति की जा रही है बगैर किसी परीक्षा के की जा रही, जो कि संविधान के विरोध में। तो ये जो सारी स्थिति पैदा हो गई, हर जगह विधायिका हो कांग्रेस बीजेपी, कार्यपालिका में 79.2% ब्राह्मण ऊंची जातियों का कब्जा है, न्यायपालिका में खानदानी जज बन रहे हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है रिजर्वेशन के संदर्भ में कि जिन महान भावों को मिल गया है क्या वही हमेशा लेते रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने गिरेबान में नहीं झांकता कि वहां भी तो खानदानी लोग बैठे हैं, वहां उनके नाना जज थे, उनके बाबा जज थे, उनके पिता जज थे, वो भी जज है। तो खानदानी बैठे हुए हैं, एक जाति के लोगों का कब्जा है, न्यायपालिका पर कब्जा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी प्रकार के मीडिया पर ब्राह्मण बनियों का कब्जा है। तो देश में जो कांग्रेस ने अपना लक्ष्य रखा था, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के, RSS ने मिलकर के देश पर ब्राह्मणों का कब्जा करवा दिया गया है, और रिजर्वेशन केवल कागज पर और राजनीति का मुद्दा बन के रह गया है। रिजर्वेशन पर अमल नहीं हो पा रहा है, अमल नहीं हो रहा है,
और इसकी वजह से ना तो SC ST OBC का किसी का भी कोटा आज तक पूरा नहीं। SC ST का कोटा पूरा नहीं हुआ, OBC का कोटा पूरा नहीं हुआ, रिजर्वेशन को कागजों तक सीमित कर दिया गया, रिजर्वेशन को 0 कर दिया गया, मगर रिजर्वेशन के नाम पर झगड़े लगाए जा रहे हैं। रिजर्वेशन के नाम पर तमाम OBC के लोगों को कहा जाता है कि यादव और कुर्मी ने खा लिया, दूसरे लोगों को नहीं लगा। शेड्यूल कास्ट में कहा जाता है कि चमारों ने खा लिया, इसी प्रकार से आदिवासियों में भी कहा जाता है ST के अंदर फला जाति ने खा लिया, फला लोगों ने खा लिया। तो ब्राह्मण लोग रिजर्वेशन एक तो लागू नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन को 0 कर रहे हैं, दूसरा रिजर्वेशन के नाम पर OBC SC ST का ध्रुवीकरण ना हो, तो इसके लिए वो लगातार आपस में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं फला जाति को अनुसूचित जाति में जाना चाहिए, कभी वो कहते हैं फला जाति को OBC में जाना चाहिए। ले जाना उनको है, करना उनको है, देना उनको है, मगर वो दे नहीं रहे हैं। लेकिन होना चाहिए ऐसा झगड़ा लगाने का काम वो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, ताकि SC ST OBC का जो आरक्षित वर्ग है वो आपस में ही अगर लड़ता रहेगा तो वो ब्राह्मणों से लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आपस में ही लड़ता रहेगा। तो अगर उसको ब्राह्मणों से लड़ना है तो ब्राह्मणों से लड़ने के लिए उसका ध्रुवीकरण होना चाहिए। जब उसको आपस में ही लड़ा के रखेंगे तो आपस में लड़ा करके रखने से फिर वो ब्राह्मणों का संकट दूर रहेगा। हम आपस में ही लड़ने में बिजी रहेंगे तो ब्राह्मण हमें गुलाम बना करके आपस में ही लड़ा करके रखे रहेंगे। तो उन्होंने रिजर्वेशन को 0 किया, और 0 किया ये बात हमको समझ में आ जाए और हम SC ST OBC का ध्रुवीकरण हो जाए, और ध्रुवीकरण होने के बाद एकजुट होकर के मोर्चा खुल जाए, तो इससे तो ब्राह्मणों का संकट बढ़ जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मण आपस में रिजर्वेशन के नाम पर लड़ाई लड़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि कोटा किसी का पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो आपस में ही लड़ाई लगा रहे हैं। को नहीं उसने खा लिया, उसको ज्यादा मिल गया, उसको कम मिल गया, देने वाले भी वही, लागू करने वाले भी वही। कोटा किसी का पूरा नहीं हुआ, 80% ब्राह्मणों का कब्जा है, मगर वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं। इस बात को पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फायदा उनका होगा। इसलिए आपस के झगड़े को खत्म करना है, और आपस के झगड़े को खत्म करने का तरीका ये है कि रिजर्वेशन 100% कर दिया जाए। रिजर्वेशन 100% कर दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या है अलग अलग कैटेगराइज किया जाए, और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रिजर्वेशन दिया जाए। पिछड़ों को, मोस्ट बैकवर्डों को, क्रिमिनल ट्राइब्स को, और सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं सबका कैटेगराइजेशन किया जाए, और सबको जिसकी जितनी संख्या है, जो जाट गुजर मराठा पटेल जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका भी एक कैटेगरी बना करके उनको भी संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दे दिया जाए। और ब्राह्मण 3.5% है तो ब्राह्मणों को भी 3.5% रिजर्वेशन दे दिया जाए। क्षत्रियों को और वैश्यों को भी उनकी संख्या में दे दिया जाए। जिसकी जितनी संख्या है जाति आधारित गिनती करा करके संख्या के आधार पे अगर रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए तो ये जो रिजर्वेशन के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, ये 100% रिजर्वेशन लागू होने से ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। एक तो इस बात को हम लोगों को समाज में स्थापित करना होगा। ये रिजर्वेशन के नाम पर जो झगड़े लगाए जा रहे हैं, ये इन झगड़ों को खत्म करना होगा। दूसरा, रिजर्वेशन के महत्व को, रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन क्यों लागू किया गया, रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, इसके बारे में जो बातें हैं, इसका लगातार समाज के अंदर जागृति पैदा करना होगा, समाज को जागरण करना होगा। और जो हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर के इस लड़ाई में, साहू महाराज की जान गई, बाबा साहब अम्बेडकर की जान गई, और अपना सब कुछ अपने परिवार को कुर्बान करके, अपने जान को कुर्बान करके, अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमारे महापुरुषों ने ये जो हमको अधिकार दिए, और जिस अधिकार की वजह से आज हम थोड़ा बोलने लायक, थोड़ा चलने लायक, थोड़ा अपनी बात रखने लायक और थोड़ा लड़ाई लड़ने लायक हुए हैं, तो इस अधिकार को हम लोगों को बचाना है। लेकिन ये बचेगा तभी जब हम जागृत होंगे। अगर हम अपने समाज को जागृत करने में सफल नहीं हुए तो हम जो हमारे महापुरुषों ने अधिकार दिया है इसको हम लोग बचा नहीं सकते हैं। इसके लिए पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा। चूंकि पढ़े लिखे लोगों को ऐसा लगता है हमें नौकरी मिल गई तो आगे की क्या जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से शासक वर्ग काम कर रहा है, हमें नौकरी मिल गई
मगर आने वाले समय में हमारी जनरेशन को मिलने वाली नहीं है। एजुकेशन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, आपको नौकरी से वंचित किया जा रहा है, आपको पॉलिटिक्स से वंचित किया जा रहा है, तो आपको सभी प्रकार के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। और आने वाले समय में मनुस्मृति के आधार पर SC ST OBC को गुलाम बनाने का षड्यंत्र ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। इसलिए इस षड्यंत्र को का पर्दाफाश करना होगा, समाज को जागृत करना होगा और इसका जवाब देना होगा, क्योंकि एक RSS की विचारधारा जो हमको गुलाम बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमारे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो हमारी फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा है, ये RSS से ज्यादा प्रभावशाली विचारधारा है। केवल इसको हमें पहुंचाने की जरूरत है। एक दवा है, एक जहर है। RSS की विचारधारा जहर है और फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा दवा है, लेकिन जो जहर है ब्राह्मणवाद वो लोगों तक पहुंच रहा है और ब्राह्मण उसे दवा कह करके बेचने का काम कर रहे हैं और हमारे लोग दवा समझकर उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा है ये दवा है, लेकिन इसे हमारे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो इसको कोई टीवी, कोई अखबार, कोई मीडिया इसको पहुंचाने वाला नहीं है। इसलिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो जागृत हो गए हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि हर घर तक, हर व्यक्ति तक ये दवा जो फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा है इसको पहुंचाने का काम करें। ये लड़ाई ब्राह्मणवाद वर्सेस फूले साहू अंबेडकरवाद है। तो फूले साहू अंबेडकरवाद की जो जंग ब्राह्मणवाद से है, इसमें फूले साहू अंबेडकरवाद कहीं से भी कमजोर नहीं है। वैचारिक रूप से हम मजबूत हैं, संख्या में हम ज्यादा हैं और लोकतंत्र है, संविधान हमारे फेवर में है। हम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं हैं। अगर हम कमजोर